रखा जा सकता है साइलेंट टेंशन। सब्जेक्ट है हेमोराइड्स का। अगर इसको देखा जाए इस लिहाज से कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह की डिजीज़ है, तो इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी। किसी भी डिजीज़ की सीरियसनेस को या उसके जो राउंड अराउंड सिलसिला चलता है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे कोई ऐसी बीमारी है जो कि बड़ी प्रॉब्लम का बायस बन रही है, बड़ी एक्यूट किस्म की है, बड़ी ख़तरनाक किस्म की है, तो उसकी रैंकिंग और उसके मुताल्लिक जो ट्रीटमेंट और ये बाकी सारे मामला उसी लिहाज से देखे जाते हैं। देखने में ये प्रॉब्लम जो है ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, हर सोसाइटी में, दुनिया के हर खिते में ये पाई जाती। सर जरा माइक नीचे कर लें और आवाज़ का फिर प्रॉब्लम होगा। दुनिया के हर खिते में पाई जाने वाली ये प्रॉब्लम है। इसमें बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो कि रूटीन में हम सुनने के बाद भी याद रखते हैं, देखने के बाद भी, और उसके बाद क्लिनिक तो खैर हमारा है ही है जो है, तो ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है सुनने में या ट्रीट करने में। काफ़ी से ज़्यादा मालूमात मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपके पास भी होंगी। तो इसको हम सीक्वेंस वाइज इसको समझेंगे ताकि एक तो रिवाइज हो जाता है, दूसरा ज़रा फ़ायदा भी हो जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि मेडिकल में आम तौर पे ये कहा जाता है कि कोई भी सिम्पटम अगर 3 दिन तक परसिस्ट करे तो वो सिम्पटम करार पाती। यानी ये नहीं है कि एक ही दिन में कुछ मसला हुआ तो भाग गए, या 3 दिन से ज़्यादा कोई चीज़ आ गई तो उसको इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं करना आप। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनके साथ इंसान की लाइफ क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जिसके साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, ये बंदे की बहुत सारी डिस्टर्ब हो जाती है। और कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो किसी लिहाज से डिस्टर्ब हो। इवन के ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हमारी सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी के बोल्ड सोसाइटीज़ में भी ऐसा हो सकता है कि इसको एक्सप्रेस ना करें लोग। पहले इसको शाइनेस की वजह से, प्राइवेसी की वजह से इसको नहीं क्लेम करते या इसका ज़िक्र नहीं करते। कोशिश करते हैं अपने तरीके से होम रेमेडीज़ के साथ कोशिश करते हैं या छोटी-मोटी ट्रीटमेंट लेते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि नतीजा ये होता है कि प्रोफ़ेशनल चूँकि मशवरा नहीं मिल पाता किसी बंदे को, वो फिर बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है पहले उसको देखेंगे, उसके बाद इसकी थोड़ी-सी फंक्शनिंग को देखेंगे, फिर उसके बाद इसके साथ अटैच्ड बाकी जो सिम्पटम्स हैं या बाकी जो कंडीशंस हैं उनको देखेंगे। उसके बाद इसकी मैनेजमेंट पे और इसकी ट्रीटमेंट पे जाएँगे। ह्यूमन बीइंग्स में रेक्टम 90 के एंगल पे हर बंदे के साथ इसकी जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट का एंड है, इसकी डिग्री है 90, बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट इसलिए है कि स्टैंडिंग वाइल, सिटिंग वाइल, जिस तरह भी हो, एक ग्रिप कायम रहे और इंसान किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का शिकार ना हो। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसकी जो लाइनिंग है, इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, वो इस तरह के हैं कि उनमें स्ट्रेट भी हैं और सर्कम वाले भी हैं। इसलिए कि चूँकि इसमें आपका जो फिसेस है, उसने स्टूल है, उसने रहना होता है
और जाहिर है किसी चीज़ में अगर किसी चीज़ को ज़्यादा रखना हो तो फिर चांस उसके लिए ज़्यादा ताकत का होना चाहिए कि ख़राब ना हो। फिर उसके बाद इसमें एब्ज़ॉर्प्शन की जो कंडीशन है वो भी होती है कि इसमें से लिक्विड एब्ज़ॉर्ब होना होता है, स्टूल ड्राई हो, हार्ड हो, जैसा भी हो, उसने उसको एक्सपैंड भी करना होता है, रिटेन भी करना होता है और एक्सपेल भी करना होता है। इसमें 2 किस्म के स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर्स जो हैं 2 किस्म के, जिसमें एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। ये दोनों इसलिए अल्लाह ताला ने रखे हैं कि ग्रिप और स्ट्रेंथ इसकी जो है वो कायम रहे। अब जब हम जाएंगे इसकी पेन की तरफ जाएंगे कि पेन कहाँ पे होती है और प्रॉब्लम स्फिंक्टर के लिहाज से कहाँ पे होती है, तो हैरत की बात यह है कि इंटरनल स्फिंक्टर में पेन नहीं हुआ करती। पेन होती है एक्सटर्नल स्फिंक्टर के साथ और बाहर वाले वर्ज पे, यानी नीचे वाला जो म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद आने वाला जो हिस्सा है वहाँ पे इसकी जो ना वो पेन होती है, इंटरनल पे नहीं होती इसकी। उसके बाद इसमें आती है जिस तरह के बॉडी के हर हिस्से में लिम्फ्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, नर्व्स होती हैं, ये तीनों चीज़ें बाकायदा तौर पे इसमें पूरे रिच तरीके से मौजूद हैं। जब स्वेलिंग होती है, जब फंक्शनिंग होती है, तो हर एक चीज़ का पार्ट अपना अपना प्ले होता है। बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें हमने देखना है कि आखिर ये शेप, जब ये हेमोराइड्स की या बवासीर की, जो ये तुम्हारा लोकल वर्ड हेमोराइड्स या पाइल का जो जो कंडीशन सामने आ जाती है, ये कौन सा एरिया इसका जो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें पेन्स को रेडिएट करने के लिए जो अमल है वो है नर्व्स के ज़रिए से। नर्व्स जहाँ पे रिच होंगी पेन वहाँ पे ज़्यादा होगी, इसलिए पेन्स को रेडिएट जब किया जाता है ये होती है तो नर्व्स के ज़रिए होती है, और अगर ब्लीडिंग होती है तो वो नतीजा होती है रेक्टम के अंदर मौजूद कुशन्स की स्वेलिंग का, और उसके बाद इसकी वेन्स की फुलावट का, एंगॉर्जमेंट का। इतनी सी बात तो सारे समझते हैं कि ये हेमोराइड्स किसे कहते हैं। जब आपकी वेन्स अपनी एलास्टिसिटी खो बैठें और एंगॉर्जमेंट की वजह से ये फूल जाएं और इंटरनली स्वेलिंग का बायस बने और मोशन करने में दिक्कत आना शुरू हो जाए, तो ये है इसकी अलामत। अब इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल का मामला आ जाता है कि इंटरनल होगी तो क्या होगा और एक्सटर्नल होगी तो क्या होगा। ब्लीडिंग इंटरनल हो कम चांस होता है, पेनलेस हुआ करती है, पेनलेस होगी। एक्सटर्नल हो पेनफुल होगी। थ्रोम्बोज्ड वेन एक वर्ड यूज होता है कि किसी भी जो प्रोट्रूडेड है, यानी कि एक बन गया, एक वेन फूल गई है, बाहर आ गई है, अब उसमें एक क्लॉट बन जाता है अंदर। जैसे आप जख्म कोई भी होता है उसमें एक क्लॉट बन, क्लॉट बनेगा तो ब्रस्टिंग होगी, क्लॉट बनेगा तो पेन होगी। क्लॉट बनेगा कहाँ पे? जहाँ पे वेनस कंजेशन होगी, प्रोट्रूडिंग होगी, और बाहर निकलने के बाद उसमें क्लॉट फॉर्म होगा, तो थ्रोम्बोसिस के बाद ब्रस्टिंग भी होगी, पेन भी होगा। और अगर क्लॉट नहीं बनता तो सिंपल पिचकारी की तरह या वैसे ब्लीडिंग का चांस हुआ करता है। इसका ब्लड ऑलमोस्ट ब्राइट रेड कलर का ही होता है, हालांकि वेनस ब्लड जो है उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, लेकिन इसका ब्राइट रेड ही होगा। ये सिचुएटेड तो आपको पता है कि कहाँ पे इसका जो एंड है, लेकिन इसको एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो ये ब्लैडर की बैक साइड पे थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा के साथ सामने, ये दो पोजीशन है इसकी। और फीमेल्स में इसकी जो पोजीशन है वो है प्री विजाइनल, विजाइना के बैक साइड पे और थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा के साथ। इसका जो एक्सपेंडेड हिस्सा होता है उसको इंग्लिश में
एम्प्यूला कहते हैं, जहाँ पे हमारा फीसेस जो है वो जमा होता है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है पूरी दुनिया में जो एक स्टैंडर्ड है वो है तकरीबन 4.7 इंचेस। अब इन चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है कि फ़ायदा होने से हर्ज कोई नहीं होता, क्योंकि ये रिसर्च वर्क है। और जब हम रिसर्च वर्क की बात करते हैं तो एनाटॉमिकल ऑपरेशंस में, कैंसर्स में, ट्यूमर्स में, फिस्टुलाज में और फिशर्स में और हेमोराइड्स में हमारे काम की ये लेंथ और विड्थ हो ना हो, जिसके साथ ये काम होना है उसके लिए और जिसने ये करना है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। अब सरेरा एक बात करता चलूँ कि एक शख्स जिसका वेट 80 केजी हो, वो आपको पता है कि 24 आवर में मोशन कितना करता है? नहीं पता होगा, ऑलमोस्ट 1 पाउंड के करीब। अब ये बात तो वैसे ही है कि यानी रिसर्च वर्क के हवाले से आपको बता रहा हूँ, लेडीज़ में ये कम होता है निस्बतन, जो इसका वेट है स्टूल का, यानी आप समझ लें कि कुछ 4-5, कोई 10-15 ग्राम कम होगा इससे। ये बात इसलिए मैं आपको साथ में बता रहा हूँ कि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं या जो ग्रेव किस्म की डिजीज़ में आ जाते हैं, जैसे क्रोहन डिजीज़ आ गई या कोई और डिजीज़ आ गई, तो उसमें जो इसकी क्वांटिटी होती है ना, इसकी जो फीसिस की स्टूल की जो क्वांटिटी है, ये वैसे तो काउंट नहीं करते, ना पूछते हैं लोग वैसे, लेकिन ये इसकी क्वांटिटी भी काउंट करती है कि आपकी इनटेक कितनी है और आपकी आउटपुट कितनी। लोगों के पेट फूल जाते हैं, वेस्ट बढ़ जाती है, पेट आगे की तरफ आ जाता है। क्या है कि जी वो इनइफेक्चुअल अर्जिंग है, स्टूल सही पास नहीं हो रहा, बार बार जाना पड़ रहा है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम का बायस बन जाता है। क्वालिटी तो एक अलग चीज़ है, क्वांटिटी जो है ना इसकी, ये भी कंसिडरेबल चीज़ है। इसके बाद स्टूल की शेप है इसमें, ये बेतरतीब चलेगी बातें लेकिन हैं सारी आपकी काम की। 6 टाइप्स ऑफ स्टूल पाए जाते हैं। हेमोराइड के साथ कंसर्न है ये बात। कैसे? हम दो का जिक्र करेंगे, बाकी को हम नॉर्मल नहीं लेंगे। जो हेल्दी स्टूल है उसकी शेप जो बयान की गई है वो है स्नेक लाइक सॉसेज टाइप। कैसी? सॉसेज टाइप स्नेक लाइक, यानी सॉसेज का मतलब आप समझे कबाब, ऐसे कह लें। तो स्नेक लाइक, वो स्नेक लाइक होगी उसकी जो शेप है। तो ये हेल्दी स्टूल है, ये इजी पास स्टूल है, ये पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड स्टूल है। इसमें बॉल टाइप आ जाए, इसमें हार्ड आ जाए, इसमें लॉन्ग आ जाए, इसमें लूज आ जाए, ये चीज़ें आ जाए तो आप ये समझें कि ये अनहेल्दी काइंड ऑफ स्टूल है। ठीक है। अब हम ये इस तरफ चलते हैं कि जब किसी शख्स को हेमोराइड होती है या होने वाली होती है तो उसकी क्या निशानियां हैं ऐसी कि जिसके बारे में कॉन्शियस हुआ जाए। हम अपने घरों में खुद अपनी लाइफ के साथ, यानी पूरी दुनिया का हर शख्स इस बात पे कंपेल्ड है, अल्लाह ताला ने बनाया है सिस्टम इंसान का कि एक तरफ से खाना है और बाकी डाइजेस्ट होना है, सिमुलेट होना है, उसके बाद उसने एक्सक्रीट होना है। तो हर माशरे की कुछ आदात अलग-अलग से मौजूद हैं। गलतियाँ हर माशरे में हर किस्म के लोग करते हैं और उसका नतीजा भी फिर इस शक्ल में भुगतते हैं। क्या है कि हर शख्स हम में से किसी की सिटिंग ज़्यादा है, किसी की स्टैंडिंग ज़्यादा है, किसी का काम खाना पकाने का है, किसी का काम ऑफिस वर्क का है, किसी का ताल्लुक ट्रैवलिंग के साथ है, किसी का ताल्लुक किसी प्रोफेशन के साथ है, किसी किसी के साथ।
अब हर बंदे की जो रिक्वायरमेंट है वो है डिफरेंट, और उसके असबाब भी डिफरेंट हैं, और उसका नतीजा एक है। असबाब और सारी चीज़ें मुख्तलिफ होने के बावजूद नतीजा क्या निकलता है? एक। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी क्लिनिकल लाइफ में किसी भी किस्म के प्रोफेशन के पेशेंट को जब डील करना है, तो चाहे वो ख़वातीन हों, घरवाली, चाहे वो प्रोफेशनल अफराद हों, तो अगर हम किसी से पूछेंगे उसका लाइफ़स्टाइल, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमने इसको मशवरा क्या देना है। एक मशवरा दूसरे बंदे के लिए नहीं कारआमद हुआ करता, और ये क्लिनिक की सबसे बड़ी गलती है। मैं ये शेयर करूँगा आपके साथ बात, कि जब आप छोटा-सा फ़िक्र है लेकिन बात बहुत दूर की है, आपको बताने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे पेशेंट आ जाता है आपके पास, तो आपकी नज़र में, चलें हम ले लेते हैं, चने ही ले लेते हैं, आपकी नज़र में बड़ी अच्छी चीज़ है। आप किसी पेशेंट को कहते हैं जी चने खाया करो, तो वो कहता है जी डॉक्टर साहब ये तो मुझे सूट ही नहीं करते। इसका सिर्फ़ एक मतलब निकलता है, इस बात का सिर्फ़ एक मतलब है कि आपका जो स्टेटस है वो डाउन हो जाता है। कभी भी किसी पेशेंट के मुँह में ये अल्फ़ाज़ मत दें कि आप ये खाएँ, बड़ा फ़ायदेमंद है। क्यों? कि हर मिज़ाज, हर बंदा, मैंने देखा है कि एक एक पेशेंट आता है, उसका इमेज आपके बारे में बड़ा ही शानदार होता है। वो पता नहीं क्या बला समझ के आता है आपके पास। जैसे ही आप इस तरह की बात करते हैं, तो उसका पहला पहला तासुर ये होता है कि कंट्राडिक्शन पैदा हो जाती है, आपके और उसके दरमियान। ना सिर्फ़ खाने के हवाले से, मशवरे के देने के हवाले से, बल्कि और भी मुख्तलिफ़ एडॉप्टेबिलिटीज़ हैं जिस पे आप अपनी ज़ुबान को ज़रा कंट्रोल रखें। मैंने सीखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि आपको मशवरा ऐसे ही कि वो आप समझदार नहीं हैं, ऐसी बात नहीं। अब इसकी तरफ ट्रैवल करने का मतलब ये है कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भुगतना। सबसे पहला एक फ़िक्रा यहाँ पे कहता चलूँ कि जब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, बेहोशी हो जाए, फेंटिंग की पोज़ीशन हो, चक्कर आएँ, और इस तरह की कोई भी कंडीशन आपके सामने आ जाए, तो ये इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी है। उस इमरजेंसी में आपने उसको इमरजेंसी समझ के डील करना है। चाहे उसको रेफ़र करें सर्जन की तरफ, चाहे उसकी खुद ट्रीटमेंट करें, जैसे भी करें। लेकिन जब इसका कोई पेशेंट, उसको तसल्ली देने के लिए उसका वक़्त ज़ाया मत करें उस टाइम पे। ब्लीड है, पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ब्लीडेड है, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है ब्लीडिंग एक्सेस होने की वजह से। चांसेस अगरचे कम हैं, हेमोरॉइडल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुआ नहीं करती, लेकिन अगर कभी किसी में हो जाए, मेरी एक्सपीरियंस में गुजरे हैं 1-2 बंदे ऐसे कि बड़ी हैवी ब्लीडिंग उनकी जो है ना वो रही। तो उस हैवी ब्लीडिंग को आपने इग्नोर नहीं करना, ना ही आपने उसको अपनी जो है ना लाइट सी ट्रीटमेंट के हवाले से देखना है, उसको देखना है इमरजेंसी के हवाले से। ये बात आपने जो है ना वो ज़हन में ज़रूर रखनी है। अब कॉम्प्रोमाइज़ करना है हमने और हमारे पेशेंट्स ने इस बात पे कि हमने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है, या इस तरह की एक डिस्टर्बिंग डिजीज़ में मुब्तला हो जाना है जिसके बाद उसकी नमाज भी गई। प्रॉब्लम का बायस बन जाती है, कपड़े ख़राब, कहीं आना-जाना ख़राब, उसकी ट्रैवलिंग ख़राब, उसका मिज़ाज में गुस्सा, उसकी खाने में चॉइसेस, ये सारा एक एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है उसके इर्द-गिर्द, फैमिली में भी, बाहर भी, उसके अपनी तबीयत में भी। ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं कि जिनके पीछे चंद दिन की या कुछ अरसे की जो होती हैं उसकी ऊंच-नीच होती है, और उसका नतीजा इस शक्ल में निकलता है। मैंने देखा है कि इसकी जो रेशियो है, इसने ये ज़ाहिर किया है कि हम जितना मर्ज़ी फ़ोर्स कर लें, एक दूसरे को, खुद को भी, दूसरे को भी, उसका नतीजा को बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा ना। यानी 1 आउट ऑफ 20, ये वर्ल्ड ओवर इसकी रेशियो जा रही है। 1 आउट ऑफ 20 मास वाए उन 2-3 ममालिक के, मिसाल के तौर पे जर्मन है। जर्मन में सुर्ख मिर्च बैन है, बाय गवर्नमेंट बैन है, और जापान। ये ऐसे ममालिक हैं जो अपनी ट्रेडिशनल डाइट पे हैं, और वो इस तरह की जो नई चीज़ें खाते, मोस्टली नहीं अडॉप्ट करते।
जिनकी वजह से 1/20 की रेशो बने, उनकी कम है बहुत ज़्यादा। जबकि हमारे इस माशरे में ये मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में जो कुछ हमारे फूड के साथ हो रहा है ना, मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये 20 से भी कम, ये शायद 10 पे जाएगी, 10.5 पे जाएगी। अब ये देखें कि हमारे लिए किस कदर बड़ा इशू है। अगर हम इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ पे लें और ट्रीटमेंट के हवाले से, चलो हमारा तो फ़ायदा ही है कि चलो हमारे पास कोई आएगा तो कोई चलो कोई फीस भी पे करेगा, लेकिन है तो तकलीफ, और तकलीफ को दूर करना अब क्या है कि क्लिनिकल लाइफ में खपना भी बड़ा पड़ता है। किसी को समझाओ जी, तो समझाने का मज़ा तो तब भी आता है जब हमें खुद उसकी पूरी डिटेल का पता होगा। एक चीज़ मेन सबसे है जो मैं कहा करता हूँ, जिसकी ज़रूरत बहुत है लेकिन उस पर भी अमल नहीं करते, वो है कि बहुत सी चीज़ों का मास्टर जब बंदा हो जाता है ना, तो किसी चीज़ का भी नहीं रहता। स्पेशलिटी जो मेडिकल साइंस में चल रही है ना, वो इसी चीज़ को देखते हुए हो रही है। अब हमारे ऊपर किस कदर ज़्यादा बर्डन है उन पढ़ने वाले फिजिशियन के ऊपर। आप यकीन करें कि इतना बर्डन है कि जिस केस को खोल लो, जिस लैब रिपोर्ट को देख लो, जिस सिचुएशन को स्टडी कर लो, सर्जिकल हो, नॉन सर्जिकल हो, इन्फेक्शियस हो, नॉन इन्फेक्शियस हो, इतनी उसकी रेंज है, इतनी उसकी स्टडी है कि बंदा पागल हो जाता है पढ़ पढ़ के किसी एक चीज़ को। बज़ाहिर ये सारा मजाक है। अब आप देखें कि हम आज के बाद इसको ट्रीट करेंगे, ये जो हेमोराइड्स हैं, तो हमारी जो रेशो है, क्योरिंग रेशो, वो बढ़नी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए निस्बतन पहले के। आज के बाद इसको ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। लेस देन 10% केसेस ऑफ हेमोराइड्स आर सर्जिकल वर्ल्ड ओवर, लेस देन 10% ओनली। वो भी उस शक्ल में होते हैं जब कि एक्सेसिवली पेनफुल हो और हैवीली ब्लीडिंग हो, वरना उसकी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हर बंदा अपने लिहाज से करता है। फिजिशियन के पास जाते हैं उसके, अब फिजिशियन के पास जाकर किसी ने चिमट तो नहीं जाना, आखिर उसने अपॉइंटमेंट ली है, 10-15 मिनट बैठा है, उसके बाद उसने भेज दिया उसको, हफ्ते के बाद जाएगा, 15 दिन के बाद जाएगा। अब हफ्ते 15 दिन को उसने मैनेज करना है, तो यूं ही जिंदगी जो है ना ये गुजरती जाती है। सब कॉन्टिनेंट में हमारे एक अरसा दराज से हमारे जो हुक्मा हजरात हैं, हर्बल ट्रीटमेंट है, बड़ी इफ़ेक्टिव है, बड़ी ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव है, इसमें शक कोई नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि किस हद तक कोई पेशेंट खुद को बचाने में संजीदा है और किस हद तक हम उसको इस किस्म की डर्टी किस्म की प्रॉब्लम से बचाने में संजीदा है। तो इसके सिम्टम्स जो हैं, सबसे पहले वो हमें देखनी होंगी कि अगर किसी बंदे में कोई सिम्टम आ जाती है या आने वाली होती है या टेंडेंसी बन जाती है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में हेमोराइडल पेशेंट होगा, तो उसके लिए जो इनिशियल कंडीशंस में कोई भी बंदा दाखिल होता है, वो आप ज़रा ध्यान से सुन लेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहली बात, इचिंग ऑफ द एनस। एनल इचिंग स्लाइट हो, एग्रेसिव हो, वो इस बात की निशानी होगी कि समथिंग रॉन्ग। सेकेंडली, जब कोई भी शख्स वॉशरूम से होके आता है तो वाइप ऑफ करता है, उसको क्लियर करता है। वाइप ऑफ करने के बाद भी अगर सम ब्लीडेड स्पॉट्स हों या म्यूकस हो, म्यूकस या ब्लड स्पॉट, अगर ये दोनों चीज़ें कपड़ों के ऊपर, अंडरवियर के ऊपर, वाइपिंग पेपर के ऊपर अगर लगी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि ये आगाज़ हो चुका है। समझ आ गई पहली बात की। दूसरा, स्टिल नीड फॉर स्टूल या स्टिल नीड टू पू, यानी कि अभी मोशन करके एक बंदा फारिग नहीं होता तो उसको ये डिज़ायर बाकी रहती है कि उसको मोशन अभी करना है या आना है। इन इफेक्चुअल अर्जिंग फॉर स्टूल इसको कहते हैं। तो ये 2-3 तरह की हो जाती है। एक ये होती है कि जो डायरेक्टली कंसर्न करती है हेमोराइडल कंडीशन के साथ, एक होती है हमारे डाइट एरर के साथ, कि मिसाल के तौर पे हमने
कोई नान शान खा लिए हैं, कुछ तरह की कोई हैवी कोई हार्ड चीज़ खा ली, तो उसके बाद 1-2 दिन के लिए पेट डिस्टर्ब हो गया, तो ये प्रॉब्लम सामने आ जाती है। तो ये कंडीशन जो है ये वक्ती भी हो सकती है और लीडिंग टू हेमोराइड्स भी हो सकती है। और क्लिनिकल एक्सपीरियंस में और लाइफ में डेली केसेस में शायद ही कोई बंदा ऐसा है जो ये कह सके कि जी मैं कंप्लीटली फारग हो जाता हूँ स्टूल के बाद। हम सब ने नाम कमाया है इसमें, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि बड़े रिलैक्स रहते हैं, और वो रिलैक्स पर्सन आप देखेंगे मोस्टली उनको कोई और स्ट्रेस ना हो, उनको वो फाइनेंशियल या कोई अदर स्ट्रेस हो ना हो, जिस बंदे का मोशन डेली 1 टाइम या स्टैंडर्डली 2 टाइम ये इजी पास हो जाता है, वो बंदा दूसरे बंदों की निस्बत मिजाजन, खुश खुराकी के लिहाज से, मिजाज के लिहाज से, नींद के लिहाज से और अदर एक्टिविटीज़ के लिहाज से उस बंदे से बेहतर होगा जो बंदा इनएफेक्चुअल अर्जिंग का शिकार। क्या है? ब्लॉटेड पेट है, हवा है पेट में, आवाजारी है, महफिल में बैठ नहीं सकता, पेन हो रही है, बहुत सारी इरिटेशन है, वो निस्बतन वो बंदा बहुत बेहतर होता है जिसका मोशन ईजी हो जाता है। उसके बाद है लंप, ढेले का एहसास, स्वेलिंग, स्वेलिंग का एहसास हो, ढेले का एहसास हो, ये चाहे कभी आए कभी चला जाए। मैंने इतने एग्रेसिव केसेस इसके देखे हुए हैं कि 10 15 20 20 साल हो गए हैं, जब स्टार्ट हो गया तो बस फिर हो गया, फिर वो बंदा वापस जाने का नाम नहीं लेता, फिर वो कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, तो खराबी खराबी है। तो ये इनिशियल फीलिंग्स हैं किसी भी नॉर्मल बंदे की। एब नॉर्मल बंदे की जो सिम्टम्स मैंने पहले आपको बताई वो है कि जिसमें हैवी ब्लीडिंग है, जिसमें पेन है, जिसमें स्वेलिंग है, जिसमें मामला बाकी है। तो ये चीज़ें वो हैं जो इंडिकेट कर रही हैं हमें कि हमने अपने आप को बचाना है। उसके बाद है बर्निंग, स्टूल ड्यूरिंग, स्टूल आफ्टर, बर्निंग आ जाती है। बर्निंग, ये बड़ा बर्निंग इशू है। क्या है कि पेशेंट पंजाबी में कहता जी मुझे जलन बहुत, साड़ बहुत, जलन बहुत होती। ये एक आम चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है हेमोराइड्स के पेशेंट। उसकी जान पे बनी होती है बंदे की कि भाई बस मैं घंटों के घंटे मोशन करने का अजाब ही होता है उसके साथ कि मैं मोशन ना ही कराते बेहतर। वजह पीछे क्या है? ये बर्निंग या बर्निंग पेन, स्मार्टिंग पेन, हमारी होम्योपैथी में तो खैर से बहुत सारी पेन्स की काइंड्स हैं, शूटिंग है, बर्निंग है, अल्सरेटिव है, सोर पेन है, एकिंग है, प्रेसिंग है, ये सारी पेन्स हैं। बर्निंग के इशू को हमने डिस्कस ज़रूर करना है कि बर्निंग चीज़ क्या है और ये क्यों होती है। आपने सारी ज़िंदगी ये कहते सुना होगा कि भाई लाल मिर्च नहीं खानी, स्पाइसी फूड नहीं खाना। भाई क्यों नहीं खाना बताओ? इसलिए कि जब मोशन किया जाता है स्पाइसी फूड के बाद तो फिर क्या एहसास तंग करता है बंदे को? जलन का, बर्निंग का। दिल तो मेरा ये करता है मैं पूछूं आप में से किसी ने कि भाई ये क्या चीज़ है? कभी आपने फील किया ये असल में चीज़ क्या है? नहीं फील किया होगा ना। बस ये अल्लाह ताला ने बनाया हुआ सिस्टम, इंसान का भी और चीज़ों का भी। इसको आज थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे या शेयर कर लेंगे, तो उसमें ये है कि सारी ज़िंदगी के लिए हमारा फ़ायदा हो जाएगा। भाई साड़ पैदा क्यों है? ठीक है ना। बेसिकली ये कह रहे हैं, साठ निकलता क्यों? हाँ साड़ है दो किस्म का ना, एक तो हसद वाला हो गया ना, एक ये हो गया। तो वो जो हसद वाला है वो उसको भी होम्योपैथी क्लेम कर जाती है, ठीक है ना। ये खूबी है हमारी कि हमने उसको भी नहीं छोड़ा। तो ये जो जलन है ये उस जलन से ज़रा पॉइंट वाइज मुख्तलिफ है, वो किसी और पॉइंट पे होती है, किसी और पॉइंट पे होती है।
अब ये है कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमने आज समझ लेनी है, सुन लेनी है। हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मैसेजेस को लेके पहुंचाते हैं हमारे दिमाग की तरफ। अब रिसेप्टर्स जो हैं ये किस किस किस्म के हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स ये काम करते हैं, जिसमें आप हाथ को ज़ोर से पकड़ दें तो आपको इसकी रिसेप्शन का पता चल जाता है। जिसमें आप विजुअल रिसेप्टर्स हैं जो आपकी विजन को बताते हैं, हीरिंग वाले रिसेप्टर्स हैं, मैकेनिकल रिसेप्टर्स हैं, केमिकल रिसेप्टर्स हैं। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैसेजेस जो कि सेंड करते हैं आपके ब्रेन को। अब रिसेप्टर्स की कंडीशन ये है कि रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं बाय सम स्टिमुलेंट। यानी अगर एक स्टिमुलेंट ही नहीं तो रिसेप्टर ने एक्टिवेट कैसे होना है? समझ आ रही बात की? किस हो गए हैं रिसेप्टर्स जो हैं, मिसाल के लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। रिसेप्टर्स देखें, आग आग आपके करीब जलती है, उसकी हरारत आपको पहुंचती है तो आप उसको रिसीव करते हैं ना। तो अगर आप उसको रिसीव नहीं करेंगे या रिसीव करने वाला कोई चैनल आप में लगा ही नहीं होगा तो आप कैसे बताएंगे कि ये हरारत पहुंच रही है? ये सेम चीज़ इसमें मौजूद है कि हरारत पैदा होती है स्पाइसी चीज़ों के साथ। हरारत पैदा होती है स्पाइसी चीज़ों के साथ। वो हरारत डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर जो डिटेक्ट करते हैं वो ब्रेन को मैसेजेस सेंड करते हैं। ये उसकी एक एक्टिवेशन है। अब उसकी सेकंड एक्टिवेशन क्या है? इसमें एक खास इरिटेंट केमिकल होता है जो कि ये जो जितनी मिर्च की स्पीशीज है ना, मिर्च की, जिसमें बिलखुसूस रेड चिली है, ग्रीन चिली है, इस तरह की 5-6 आइटम्स हैं इसमें। उसमें एक इरिटेंट केमिकल होता है। वो इरिटेंट केमिकल एक्टिवेट करता है आपके नोसिसेप्टिव रिसेप्टर्स को। इंटरनल टेम्परेचर जब आपका बढ़ेगा, जब हम जुबान पे मिर्च को रखेंगे, पूरे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में वो मिर्च जाएगी। उसमें मौजूद वो केमिकल, मैं कहेंगे तो नाम भी आपको बता दूंगा, नहीं तो ऐसे चलते हैं। उसमें मौजूद वो केमिकल जो कि बॉडी में जाता है तो रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो फिर वो मैसेज सेंड करते हैं ब्रेन को कि अब हमारी जो डिटेक्शन है, इसने डिटेक्ट कर लिया है कि ये बर्निंग जो है ना वो स्टार्ट हो गई। और चूंकि ये टॉक्सिक होते हैं, चूंकि ये इरिटेंट होते हैं, तो इरिटेंट इसका होना, ये अगर हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चलता तो फिर हमें जैसे परिंदों में ये रिसेप्टर्स नहीं होते। ये जो तोता खाता है ना मिर्चें बहुत ज़्यादा, तो आप हैरानगी से देखते हैं कि यार ये तोता होके खा रहे हैं, जैसे बंदा होके नहीं खा सकते। ये बात नहीं है। कुदरत ने रखा क्या है उसमें कि उसमें वो नोसिसेप्टिव रिसेप्टर्स जो हैं वो बने ही नहीं। ये इंसान में रखे हैं और कुछ मैमल्स और हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, इनमें रखे हैं ताकि ये डिटेक्ट कर सके। और याद रखें कि स्टिमुलेशन, हर स्टिमुलेशन का एक लेवल हुआ करता है। हर स्टिमुलेशन का आपकी जो ऑल्फेक्शन है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, ये आपके टेस्ट से 10 टाइम ज़्यादा पावरफुल हैं आपकी ज़ुबान से। और आपकी ज़ुबान के रिसेप्टर्स और हियरिंग के और विजुअल रिसेप्टर्स, हर एक की स्पीड और इसका रिएक्शन ये अलग है। और अगर कुदरत ने ये चीज़ें इंसान के अंदर ना रखी हों तो इंसान इतनी आला क्वालिटीज़ का मालिक ना होता। तो ये चीज़ है कि जब आप स्पाइसी चीज़ बिलखुसूस आप सुर्ख मिर्च या सब्ज़ मिर्च यूज़ करते हैं तो ये एक्टिवेशन आपकी बॉडी को मिलती है, जिसकी वजह से बर्निंग पैदा होती है। अब आगे आ जाए, इसकी जो पेन है, रेक्टम की पेन, वो भी इसी वजह से ज़्यादा फील होती है कि चूँकि जितना एरिया रिच होगा नर्व सप्लाई के लिहाज से, उतनी उसकी कंडक्शन ज़्यादा होगी। इंटरनल म्यूकस में
और बाहर की वो कनेक्टिव जगह जिसको वर्ज बोलते हैं, एनल वर्ज बोलते हैं, जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन खत्म होके तो स्किन बनती है। स्किन के करीब जब प्रोट्रूडिंग होती है तो पेन हमेशा ज़्यादा फील होगी, बहुत ज़्यादा फील होगी। ठीक है, अब इमरजेंसी में आप पेन किलर या कोई भी उसको मैनेज करने के लिए मेडिसिन देते हैं, तो बेसिकली क्या करते हैं कि वो इन्हीं रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके, ये बात आपको समझाने का मकसद ये है, हमारा ताल्लुक हमने बनाया नहीं है, हमारा ताल्लुक ज़्यादा है इसके साथ। मैंने स्टडी की है इस बात की, इसलिए मुझे इसका एहसास कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस वो लोग किस बात पे कर रहे हैं, इस बात पे कि उन्होंने नोसिसेप्टर्स की जो जो उसकी मैसेजिंग है उसको ब्लॉक कर दिया, यानी उसकी एंटी मेडिसिन दे के उसको ब्लॉक करके, उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करके वो आपको एक पेन किलर देते हैं, वो आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, पेशेंट भी यूज़ करते हैं। उसका बदला क्या है कि ट्रिलियंस डॉलर्स का बिजनेस जो है वो लोग हमसे ले रहे हैं। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे वो चीज़ें हैं जिनको हमने मजाक बना लिया अपने कैलिबर और अपनी कम्युनिटी की वजह से, जबकि वो उस पर सीरियस काम करके तो इन्वेंशन करके रोज नई मार्केट में मेडिसिन ले आते हैं। रिलीफ वक्ती मिले या रिलीफ कांस्टेंट मिले, ये किसी का सरदर्द नहीं है। सरदर्द ये है कि स्टडी जब होगी उसको हम बाईपास करेंगे, छोटा छोटा उसके पीस करेंगे, सेलुलर लेवल पे चले जाएं, किसी भी लेवल पे चले जाएं, जब उसका रिजल्ट स्टडी के लिहाज से कंफर्म हो जाता है, फिर क्या होता है जी, मार्केट में कोई ना कोई चीज़ आ रही। मुझसे आप एलोपैथिक मेडिसिन के किसी मेडिसिन के भी मोड का पूछे, मैं आपको बताऊंगा। मेरा कंसर्न अपने सिस्टम से, लेकिन स्टडी करना जुर्म नहीं है कि आप करें तो आपको उसका कोई फायदा नहीं, फायदा डेफिनेटली होगा। आप एलोपैथिक मेडिसिन को उठा के देखें, क्लियरली लिखा है हर मेडिसिन का, उन्होंने ओवरव्यू लिखा है, उसकी कंट्राडिक्शंस लिखी हैं, उसके साइड इफेक्ट्स लिखे हैं, उसका जो सारा सिस्टम लिखा हुआ है। हमें तो फीक नहीं है इस बात की कि हम उसको समझ के अपने पेशेंट को संभाल सकें या समझा सकें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें अहमियत नहीं रखती। अब आप पेन किलर को अहमियत देते हैं, मजबूर हैं, पेन किलर को यूज़ करने में मजबूर है, क्यों? इसलिए कि पेशेंट को रिलीफ देना है, खुद को लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आपने कहीं काम जाना है, दर्द हो रही है, आप जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते, डिक्लोरान का इंजेक्शन लगवाते हैं तो मोशन करते हैं, वरना आपको मोशन नहीं आता। अच्छा जी ठीक, जाइलोकीन लगाते हैं तो आपको इजी होता है मोशन, वरना नहीं होता। आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, तो उसके बाद आपका काम बनता है। वो कहाँ से आ गई ये चीज़ें? ये चीज़ें कहाँ से पैदा हुई हैं? ये स्टडी के बाद पैदा हुई हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कमाल की बात ये है, कमाल की, कि कोई ब्लॉकर देते हैं, ये तीन किस्म का सिस्टम होता है इसमें, एक स्टिमुलेट करना होता है, एक उसको इनहिबिट करना होता है, एक उसको मॉड्यूलेट करना होता है। ये तीन किस्म के फंक्शंस हैं मेडिसिन के, एलोपैथिक मेडिसिन के। किसी भी चीज को यानी ब्लॉक करना है, पेन को ब्लॉक करना है फॉर एग्जांपल, तो पेन को ब्लॉक करने के लिए उन्होंने उसको इनहिबिटरी लेवल पे ले गए, ब्लॉकेज के लेवल पे ले गए। हम हम क्या, अगर हमारी मेडिसिन से किसी की पेन ठीक हो जाती है, होती है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ होता है, ब्लीडिंग हर चीज ठीक होती है, मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हमें पता हो कि हमने क्या किया। हमारे पास बड़ा सारा नॉलेज, बड़ा सारा मटेरियल मौजूद है इस चीज़ का, कि हम कहीं से भी इसको ले लें, अपने एंगल से उसकी स्टडी शुरू कर दें। ये कमाल की बात ये है कि आपको ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, पैथोफिजियोलॉजी मौजूद है, पैथोलॉजी मौजूद है, सारी रिसर्च मौजूद है। अब आपने क्या करना है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेके उसमें थोड़ा सा एडिशन या अपनी अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन के तौर पे, कोई बंदा मैंने नहीं देखा कि हमारी कम्युनिटी में 10 बंदे बैठे हों, 2 बैठे हों, 15 बैठे हों, 50 बैठे हों, आपस में किसी ने इस लेवल पे बात की हो कि भाई ये ये इनहिबिटरी इसका प्रोसीजर है, ये स्टिमुलेटरी इसका प्रोसीजर है, ये मॉड्यूलेटिंग है। हमारी मेडिसिन क्या कर रही है? अभी तो वही काम कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। हमारी मेडिसिन इससे ज्यादा प्रायोरिटी पे क्या करती है? कोई चक्कर नहीं, कोई नहीं पूछता। ये आउट हो जाती है, बात नहीं होनी चाहिए। ये जो मैं करता हूँ ना, यानी जब कोई भी करता है, जो यहाँ पे यूट्यूब पे चले जाए, किसी चीज़ पे भी चली जाए,
उसूली तौर पे ये बातें नेगेटिव है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि एक रिक्वेस्ट का बायस है कि आप और मुझे ये करना चाहिए इसको, ठीक है। अब उसके बाद इसकी यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं हम इसकी कॉजेशन पे। तो सबसे पहली कॉज इसमें है स्ट्रेनिंग है, जोर लगाना मोशन करते वक्त। कोशिश करनी चाहिए कि ना ज़्यादा जोर लगाया जाए, अगर कोई मजबूर हो तो ये उसकी कॉज बन जाया करती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है लंबे टाइम के लिए बैठना और लंबे टाइम के लिए खड़े होना, ये भी इनकी कॉजेज में से एक कॉज है। उसके बाद एक ख़ास पर्सनैलिटी होती है जिसके लिए एक फ़िक्रा यूज़ होता है जिसको कहते हैं स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, यानी ऐसे लोग जिनका जो स्टूल है, मोशन है, वो एकदम से निकलता ही नहीं, वो निकलता है बड़े आराम आराम से, वो भी मज़े के साथ बैठे रहते हैं कि चलो जी आ ही जाएगा तो करी जाऊँ, केड़ा कितने काम जाना है, वेले ही आधा घंटा घंटा मामूली गल। जो स्लो ट्रांजिट में लोग होते हैं आखिरकार ये चीज़ उनको ले बैठती। उसके बाद आ जाती है, अगर किसी बंदे को डायरिया, जो अमूमन हमारे माशरे में चलता है, कांस्टेंट डायरिया है, क्रॉनिक डायरिया है, डायरिया मोशन कर कर के रेक्टम जो है ना वो वीक भी हो जाती है और उसको उस पर स्ट्रेस इतना आ जाता है कि वो फिर प्रोलैप्स में भी चले जाती है। और उसके साथ साथ वो चूंकि जितनी किसी चीज़ की कैपेसिटी हो उतना उस पर लोड आएगा तो वो बचा रहेगा, अगर उससे ज़्यादा आएगा तो लामहला उस पर असरात खराब आएंगे। उसके बाद एक चीज़ और है जो मैंने शायद पहले भी बताई थी कोलेस्ट्रॉल के लेक्चर के दौरान, कि जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा उसकी बोल्स जो हैं, उसकी अंतड़ियां जो हैं, इंटेस्टाइन्स जो हैं, वो स्लगिश होंगी। यानी अगर एक बंदा आता है उसका पेट बाहर की तरफ है, आप उसको उसका कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं, उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करता है, तो इजी मैनेजमेंट ये है कि आप उसका कोलेस्ट्रॉल को डाउन करवा लें, उसकी मूवमेंट तेज़ हो जाएगी। यानी उसकी अदर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि यार इसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैटी बंदा है, तो इसकी जो है ना ये ठीक हो जाए तो खुद जैसे फैटी लिवर के बारे में एक जनरल कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है कि लो जी वॉकिंग करेंगे आपका बॉडी वेट कम होगा तो आपका फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा। यही सेम चीज़ आप इस पे अप्लाई कर लें कि अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो इसका मतलब है कि उसकी बॉल मूवमेंट जो है ना ये स्लो है। उसके बाद हैवी वेट लिफ्टिंग है। अब एक कोई शख्स ऐसा काम करता है जो कि बहुत ज़्यादा वेटी है, ख़वातीन है, इनको मैनेज करना चाहिए कपड़ों के हवाले से, कि अगर आप एक पूरी पंड, एक गठड़ी है पूरी, उसको उठाने के बजाय उसको डिवाइड कर लें, उसको दो दो तीन तीन करके कर लें। सीढ़ियाँ चढ़ती हैं वज़न उठा के कपड़ों के लिए, सीढ़ियाँ नीचे लेके आती हैं, घर के काम बड़े बड़े हैवी कर लेती हैं। वक्ती तौर पे जवानी में ये चीज़ें फील नहीं होती, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा लाइट वेट कर लिया जाए तो ये मुस्तकबिल के बारे में बेहतर है। पहले नहीं, इनको पहले तो कहती हैं मजबूरी है हूँ मैं की करा, मैं धोने धोने, कुछ नहीं है, इसका थोड़ा सा मैनेज कर लें उस बात, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी बीइंग प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी में ये इशू बहुत कॉमन है और बिलखुसूस उन खवातीन में कॉमन होता है जो कि सेडेंट्री और लग्जरी लाइफ में गुजरी होती है, जो पोछा फेरती हैं, जो हैवी काम करने की आदी होती हैं, जिनके मसल स्ट्रांग होते हैं, जिनका पेल्विक पोर्शन मजबूत होता है, वो कम शिकार होती हैं, दूसरी ज़्यादा शिकार हो जाती हैं, क्योंकि बियरिंग जो हैवी वेट होता है ज़ाहिर है वो लोअर पोर्शन पे बहुत ज़्यादा कंजेशन का बायस बनता है। स्पाइसी फूड का आपने पढ़ लिया, सुन लिया। और उसके बाद है डिहाइड्रेशन। कुछ लोग एक्सेसिव वाटर इनटेकिंग के आदी होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि मुझे कितना पानी पीना है। अल्कोहल इस्तेमाल करने वाले बंदे डिहाइड्रेटेड होते हैं। लोग कहते हैं जी अल्कोहल इस्तेमाल करने से क्या ये हो जाती है, पाइल्स हो जाती है। तो हाई लिविंग पे जो बंदे होते हैं या जो मुसलमान नहीं है या जो दूसरे ममालिक में जो भी यूज़ करते हैं, अब उनकी वजह डायरेक्ट अल्कोहल या लिवर कंजेशन नहीं होती,
उसके साथ डिहाइड्रेशन है। परफ्यूम का इस्तेमाल गर्दन पे कोई शख्स करता है, हाथों पे करता है, चेहरे पे करता है, उसकी स्किन डिहाइड्रेट होके श्रिवल्ड हो जाती है, उसके ऊपर रिंकल्स पड़ जाती है। बहुत सारी जिंदगी के आदी होते हैं ना लोग इस्तेमाल करने, वो मुझे कहते हैं मेरी तो पता नहीं की है, कुछ नहीं होता, वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो चूंकि मॉइस्चर नहीं मिलता, इस वजह से जरा इसका भी ख्याल करना चाहिए। उसके बाद है स्टार्विंग, भूखे रहना, डाइटिंग करना, रोजे रखना। स्टार्विंग मुतासर करती है, ज़ाहिर है मुतासर करती है। खाना कम खाएंगे तो ज़ाहिर है उतनी मूवमेंट भी कम होगी। इसको स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो भी, इसको जनरल लेवल पे देखें तो भी, जब डाइट करे कोई भी बंदा या स्टार्विंग पे हो या खाना कम खाने का इत्तेफाक हो, तो ये बात ज़हन में रखे कि अगर उसने इस चीज़ को अपने ऊपर हैवी रखा और उस चीज़ को छोड़ दिया तो वो फिर उस चीज़ का शिकार हो जाए। स्टार्विंग पे भी जब आप डाइट पे जाएं तो डाइट का मतलब ये नहीं है कि बस आपने अपने जिस्म की हर चीज़ को आप डाइट पे ही ले जाना है। और फाइबर इनटेक आज बड़ा लफ्ज़ यूज़ हो रहा है आपके चैनल्स पे, आपके डॉक्टर दुनिया जहान में एक ही बात के फाइबर हाई। और यार क्या है फाइबर, क्या चीज़ है? रोटी राज के खाओ, अपने काम काज करो, फाइबर ही फाइबर है। आप सैलेड खाओ, आप फ्रूट खाओ, जो रूटीन की चीज़ें हैं, इस फाइबर के वर्ड में स्पेसिफिकेशन कोई नहीं है। यानी हमारे जो पिछले अच्छे लोग थे, आज बुरे नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं छानते थे आटे को, वो फाइबर ही था, जल्दी हजम हो जाने वाला, ज्यादा मोशन लेके आने वाला। अब 1 पाउंड मोशन जैसे बंदे ने करना है, वो किसी चीज का तो निकलना ही है ना उसमें से। तो ये थोड़ा है कि उसने खाली अंडे खाए हुए हैं तो 1 पाउंड बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। फाइबर फाइबर है, आप उसको पेट भर के खाना खाएं, उसमें आप उसको छान। सबसे जरूरी बात यह है कि वो स्टिकी चीज जो कि मैदे से बनी हो, स्टार्च से बनी हो, जो जो चिमट जाने वाली हो, वो जैसे आप इसकी मिसाल ये ले लें, च्युइंगम की मिसाल ले लें, जैसे किसी चीज़ को ऐसे खींचना पड़ता है। अगर बॉडी को एक्सर्शन करके किसी चीज़ को जोर लगा के, पेट के मसल्स, पेल्विक के मसल्स, सारे के सारे मसल जोर लगा के चीज़ को निकालते हैं, तो कुजा वो चीज़ और कुजा वो चीज़ के वो गई, इसमें बहुत फर्क है। तो कोशिश उस फायदा है ना, पेशेंट को बताएंगे फायदा है आपको, आप खुद अडॉप्ट करेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, सबको फायदा ही फायदा है इसका, नुकसान तो है नहीं। फायदा क्या है कि एक टांका 9 से बचाता है। आज एक मेडिसिन लेते हैं यार, में दर्द हो गई, पेन किलर स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गई, वो सेकिलेक्स पे चला गया। अब सेकिलेक्स क्या है कि पहले उसका जो असर है वो बड़ा बेहतरीन है, उसका सेकंड असर जो है वो पहले से ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड। 5-5 साल हो गए, अच्छा जी अब क्या हो गया जी, पोटी नहीं आन रही, कितने दिन हो गए, अच्छा अब ऊपर आ रहा, ऊपर ऊपर के रिगर्जिटेशन हो रही है, रिफ्लक्स डिजीज हो गई है। अच्छा जी रिफ्लक्स डिजीज हो गई है, तो अब क्या करें? अब जनाब वो मेप्राजोल पे आ जाओ। वो मैंने पहले ही पता, चलो मेरे आने का मकसद क्या है? ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ यही ਹੁੰਦਾ है। अब देखें ना, वो राइजिक स्टार्ट हो गया, राइजिक ने क्या किया जी, उसकी जो स्टमक की सेक्रेशन है उनको सप्रेस किया। चलो जी वो 5 साल 10 साल जब तक सुबह राइजिक नहीं खा मर लेना, तब तक उसका नाश्ता नहीं होना। चलो जी, फिर उसके बाद डायबिटीज शुरू, पर छत्ती प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, अब आ जाए इसकी ट्रीटमेंट की तरफ, क्लोज कर रहा हूँ सर। ट्रीटमेंट पे आ जाएं तो ट्रीटमेंट में इसकी जो वर्ल्ड ओवर ट्रीटमेंट है, जो राइज इस वक्त की जदीद तरीन ट्रीटमेंट है, उसमें है सर्जरी है। सर्जरी में आपको पता ही है इसको प्रोसीजर का। दूसरा इसमें जो रबड़ बैंड चढ़ा देते हैं, लिगेशन उसको बोलते हैं, उसको थोड़ा सा खींच के उसके ऊपर वो रबड़ बैंड जो है ना वो चढ़ा देते हैं, ताकि उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, तो उसके बाद वो इटसेल्फ ऑफ हो जाए, गिर जाए। तो ये उसका दूसरा सोल्यूशन है। तीसरा इसका एक सोल्यूशन और भी है, पता नहीं वो कोई करते हैं या नहीं करते, वो ये करते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी इसको खींच के पकड़ के फोर्सेप के साथ, तो ब्लेड के साथ काट के, तो पोटेशियम पर मैग्नेट इसके ऊपर लगा देते हैं, तो वो फिनिश हो जाता है, जो इसके एक्सटर्नल हेमोराइड का सिस्टम है।
कामयाब सिस्टम है, लेकिन जो बहुत हैवी या बहुत प्रोट्रूडेड या बहुत एग्रेसिव किस्म की हो तो फिर उसमें ये चीज़ नहीं होती, वो तो उल्टा नुकसान का बायस, किसी पे कर नहीं लेना तजर्बा इस बात का। गर्म पानी में बैठना इसकी पेन का और इजी स्टूल का एक बेहतरीन हल है। ज़ाइलोकिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो लगाई जाती हैं वो भी इसके ट्रीटमेंट का हिस्सा है। पेन किलर्स भी, इंजेक्शंस भी, ये इसकी ट्रीटमेंट में चलते हैं। और अब आ जाए इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। हिकमत में इसके बहुत सारे जो है ना वो फ़वाइद पाए जाते हैं। हिकमत में बहुत सारी चीज़ें को यूज़ करते हैं। हर अच्छे तबीब का अच्छा नुस्खा उसके पास उसकी स्टडी के लिहाज से मौजूद होता है, वो हेल्पफुल भी होता है, करते भी हैं। लेकिन ओवरऑल जब देखा जाए तो शिफा याबी का जो तनासब है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कभी पेशेंट की अपनी हरकतों की वजह से, कभी किसी तबीब की छोटी मोटी गलती की वजह से, तो वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता बंदा। तो होम्योपैथिक में जो है, अब इसको आप इस तरह समझें कि अगर हम 160 के करीब ऑलमोस्ट या 65 के करीब जो है ना कैंट रिपर्टरी में हेमोरॉइड्स के रूब्रिक के अंडर मेडिसिन है, जिसमें कुछ बोल्ड ग्रेड है, कुछ सेकंड है, कुछ थर्ड है। सिम्टम वाइज अगर हम चलेंगे तो फिर हम इधर ही 6 महीने इधर ही बैठे रहेंगे। ठीक है। मेन मेडिसिन में आपकी जो आ जाती है, एस्किलस आ गई, नाइट्रिक एसिड आ गई, नेप्सोमिक आ गई, सल्फर आ गई, इस तरह की मेडिसिन जो ना सारी चलती हैं। इसको मैंने एक बुक थी, एक उसमें रेफरेंस दिया है मैंने इस बुक का, हेमोराइड्स पे पूरी लिखी हुई बुक मैंने स्टडी की है। ये ना समझे कि ये मैंने जितना आपको डिलीवर किया है थोड़ी बहुत चंद बातें, कि ये मैंने एक हफ्ता पूरा जो है ना वो लगाया है आपके ऊपर, आपके फ़ायदे के लिए। मैंने पूरी बुक हेमोराइड्स पे जो है ना वो स्टडी की, मेडिसिन के लिहाज से भी, कॉजेज़ के लिहाज से भी, मैनेजमेंट के, फूड के, हर लिहाज से मैंने देखी है इसको। लेकिन शुरू से आखिर तक जो मेन थीम है ना उसका, वो ये है कि ये लोकल प्रॉब्लम होने के बावजूद इसको आप पूरी केस टेकिंग के बगैर कवर नहीं कर सकते। ये लुबे लबाब है, आसान सी बात है। आप मुश्किल पैदा मैंने कर दी आपके लिए, लेकिन आसान बात ये है कि अगर आप कहेंगे कि होम्योपैथिक में इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन, तो क्वेश्चन के जवाब में तो बता दूंगा आपको, लेकिन सिम्टम के लिहाज से इसकी डिटेल को आपको खुद जज करना पड़ेगा। फार्टिक रिपर्टरी में बेहतरीन डिटेल मौजूद है इसकी। बोरिक रिपर्टरी में, फार्टिक में पाइल्स के अंदर मौजूद है, बोरिक में हेमोराइड्स के एब्डोमेन के अंदर जो है ना वो रेक्टम के सब रिब्रिक में मौजूद है। और इसमें जो है कैंट रिपर्टरी में 600 एंड सम पेज है इसका। इसमें रेक्टम के चैप्टर के अंदर हेमोरेज के बाद हेमोराइड्स मौजूद है। इसकी जो सब रिब्रिक्स हैं वो आपको ऐसी डिटेल फराहम कर देंगी कि आपको केस लेने में मुश्किल नहीं होगी। कैसे कि फॉर एग्जांपल एक कहता है जी मैं ऐसे टांगे खोल के चलता हूँ, एक कहता है जी मैं बंद करके चलता हूँ, एक कहता है जी मैं जो है ना इस तरह मॉडिफाई होता हूँ, दूसरा कहता है जी मैं मॉर्निंग में होता हूँ, तीसरा कहता है इवनिंग में होता हूँ। किसी की कॉज पीछे कुछ बनी है, किसी की कॉज कुछ बनी है, किसी का डाइट एरर कुछ आया, किसी का कुछ आया। हम इसका अहाता इस सेशन में नहीं कर सकते। सिम्टम्स की डिटेल इतनी है कि आप 10 मेडिसिन पढ़ेंगे तो 10 की 10 ही आपको क्लियर नहीं करेंगी। याद रखें मेरी बात को, चाहे उसमें नाइट्रिक एसिड जैसी स्पेसिफिक फीलिंग हो, चाहे उसमें एस्कुलस जैसी स्पेसिफिक फीलिंग भी मौजूद हो। ये नहीं कि इसमें कोई स्पेसिफिक फीलिंग नहीं है, लेकिन ये आपको क्लियर नहीं करेंगी। क्लियर आपको अपने केस के लिहाज से उसकी मोडालिटीज़ को ये जो प्रॉब्लम है इसके साथ सबसे बड़ा जो अटैचमेंट है वो है मोडालिटीज़ का। मोडालिटीज़ और कॉज, ये दोनों चीज़ें इस डिजीज़ के साथ रिपर्टोरियल वर्क में बिलखुसूस गाइड करती हैं आपको। अब मैं 2 मेडिसिन आपको आज बतौर गिफ्ट दे जाऊंगा, तो आप इंशाल्लाह उसको याद रखेंगे। ये मशवरतन भी है और क्या नाम है उसका, स्टडी के लिहाज से भी है।
3 मदर टिंचर है, उनका कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, जिसमें एक है हाइड्रासिस, एक है कैस्कैरा सेग्रेडा और एक है एस्कुलस। कैस्कैरा सेग्रेडा और हाइड्रासिस ये दोनों भी काफ़ी हैं अपनी जगह पे। किसी भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड पर्सन को अगर आप ये एक कॉम्बिनेशन देते हैं तो इसके नतायज आपकी साथ दी गई परफेक्ट मेडिसिन होगी तो उसके साथ ये भी काम करेंगे। अलहदा से किसी को दे देंगे तो भी काम करेंगे। अगर आप इसको किसी अपनी सिमिलर मेडिसिन जिसकी भी दी है उसके साथ देते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये भी करेगी। ये एक छोटा सा इसका सिस्टम। अब जो सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, कैस्कैरा कैस्कैरा सेग्रेडा, हाइड्रास्टिस और एस्कुलस। ठीक हो गया? हाँ ये तो है। नहीं कोई नहीं, मसूद ने थोड़े ऐसे रखी है सहूलत। अच्छा जी, अब कान खोल के वो चीज़ सुन लें जो आपके काम की। आपने मिलाया ट्री देखा कभी? नहीं देखा? तरेक देखी कभी? तरेक को मिलाया ट्री बोलते हैं। और इसके जो फल होते उसको क्या कहते हैं? तरकोना। तरकोना एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसका मदर टिंचर आप बना लें, बिलखसूस मैं आपको बताने लगा हूँ, बना लें तो ये ब्लीडिंग हेमोराइड्स पे कभी आपको मायूस नहीं करेगा। ठीक हो गया? यानी इसमें इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है कि मुझे ये नहीं पता कि फाइकस रिलीजियस क्या करती है, इंडिका क्या करती है, मैक्यूना क्या करती है, मेलिफोलियम क्या करती है। ये नहीं है कि रिजिरोन क्या करती है या स्पाइन। ये नहीं है कि मुझे नहीं पता या मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। मुझे सारी उन रेसिपीज़ का पता है, लेकिन मुझे पता है कि आपने भी उनको इंशाल्लाह पढ़ा ही होगा। अब वो मदर टिंचर्स जो हैं वो अपनी जगह पे सारे अपनी स्टडी के लिहाज से पूरी जान में मौजूद है। मेरी एक कोशिश होती है कि मैं नई बात कोई ना कोई जो है ना वो निकाल ही लूँ ताकि फ़ायदा हो जाए। दूसरी इसमें जो है उसको बोलते हैं लिपा रोटेंडिफोलिया। वर्ड क्या है? लिपा रोटेंडिफोलिया। अब इसको हमारी लोकल जो यहाँ की स्पीशी है उसको बोलते हैं बगुन बूटी। बक्कन बूटी भी बोलते हैं, बगुन बूटी भी बोलते हैं। आम है, इजी है। इसके बारे में इसकी हिस्ट्री है कि इसको रॉ कंडीशन में इसके लीव्स को, इसके जूस को जिस बंदे को भी दिया गया वो 100 में से 100 लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया है। उनकी हेमोराइड्स की जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। अगर हम उसका मदर टिंचर बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी फ़ायदे में रहेगा। ठीक है, ये 2 टिप्स हैं आपके लिए, आप बनवा लें या बना लें तो ये आपके फ़ायदे में हो। चले जाए। अब कोई ओपनली है, कोई टेंशन नहीं है। जिसको जो क्वेश्चन या समझ ना आई हो किसी बात की या क्वेश्चन करना हो तो प्लीज़ वो कर सकता है, ताकि हम फिर इजाज़त चाहें। अगर कोई डाइट पूछे तो फिर उसे क्या बताएं मरीज को? डाइट का सही बता दो। जी सही बताना है आपने, इसलिए आप खड़े हैं। डाइट के डॉक्टर साहब 2 तरीके होते हैं। एक तरीका वो है जो हस्बे हाल या हमारे पेशेंट के लिए उस वक़्त मौजू होता है। वो आपकी असेसमेंट है और आपकी अटैचमेंट है अपने पेशेंट के साथ। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक जनरल रूल होता है कि आप उसको उधर ले आएँ। दूसरा ये है कि जो उसके लिए स्पेसिफिकली नुकसान का बायस है या फ़ायदे का बायस है, ये आपने उसको एट द स्पॉट बताना है। दूसरा असूल, ये तो मैंने बहुत बड़ी बात को छोटा करके आपको कह दिया। दूसरा असूल इसमें है कि जो जो पूरी दुनिया की डाइट का एक गोल्डन असूल है वो है 20% एक हफ्ते की डाइट को आप मैनेज कर लें। 20% उसमें फैट, 20% प्रोटीन और 60% कार्बोहाइड्रेट्स। ये 100 गज रसा और सिरे पे गंढ, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आपकी वेजिटेबल्स हैं, आपके राइस हैं, आपकी बेकरी है, आपकी गंदम है, आपकी सीरियल्स हैं, आपकी दालें हैं, आपका सारा कुछ 60% में चला जाएगा। आपकी जो देसी घी है, आपकी जो डेयरी आइटम्स हैं, जो फैट है, मलाई है,
ये सारी चीज़ें आपकी 20% पे चली जाएंगी। आपका मीट है, आपके एग्स हैं, आपका जो ये बाकी जितनी प्रोटीन के साथ रिलेटेड है, सुनने में कहने में मुश्किल लगती है, मैनेज करने में मुश्किल कोई नहीं है, ज़रा ध्यान ही करना पड़ता है बस। तो ये एक इसका ऐसा फार्मूला है। एक मैं आपको अपनी रिसर्च में से एक फिक्रा बताता चाहता हूँ एंड पे। कैंसर की स्टडी जब मैंने देखी की तो उसमें उसमें रिसर्च का एक हिस्सा था जो पूरी दुनिया का सर्वे हुआ। उसमें उन्होंने ना कुछ इलाके ऐसे देखे जिनका टोटल डिपेंड था लिक्विड डाइट पे, यानी वो जूसेस और वाटरी फ्रूट्स, वाटरी चीज़ें, पानी जूसेस का इस्तेमाल था, उनमें सॉलिड डाइट है ही नहीं थी। उनमें से पूरी कम्युनिटी में से सिंगल केस भी एग्जिस्ट नहीं हुआ कैंसर का उनकी पूरी हिस्ट्री में। यानी ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि इसका मुतबादला कोई नहीं, कि पूरी कम्युनिटी में एक बंदा भी कैंसर एग्जिस्टेड नहीं था कि जिनकी डाइट टोटली लिक्विड पे थी। अब आप हिसाब लगा लें इस बात से कि हम क्या करते हैं अपने साथ, कितनी सॉलिड डाइट लेते हैं, कितना वाटरी, कितने फ्रूट कम लेते हैं, कितनी चीज़ें हम इम्प्योर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं अपने साथ। तो नतीजा तो फिर ऐसे ही है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह फ्रूटफुल होगा आज का सिस्टम।